हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KVNCERT सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम क्लास 5th की EVS की बुक द वर्ल्ड अराउंड अस इसका चैप्टर नंबर 2 जर्नी ऑफ रिवर के NCERT क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो की खास बात क्या है? तो खास बात यही है कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस क्वेश्चंस को बहुत आसान शब्दों में करने वाले हैं। तो अगर आप पूरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक साथ देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बात और, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से जो भी क्वेश्चन हमको इस चैप्टर के अंदर दिए हैं हम इन सब के आंसर्स एक साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस तरीके से चैप्टर के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इन सभी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के बीच बीच में पूछे गए हैं और इस चैप्टर के अंत में लेट अस रिफ्लेक्ट करके जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन 1 से हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैप के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेम द स्टेट दैट गोदावरी फ्लो थ्रू। उन स्टेट के नाम लिखिए जहां से होकर गोदावरी गुजरती है या फिर बहती है। सो आंसर होगा द रिवर गोदावरी फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नेम वन डैम एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। तो आपको यहाँ पर एक डैम और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखना है जो गोदावरी के साथ में पड़ता है। तो यहाँ पर इस मैप के अकॉर्डिंग वन डैम ऑन गोदावरी इज पोलावरम डैम इन आंध्र प्रदेश। तो पोलावरम डैम है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक तो वो है। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये भी आंध्र प्रदेश है, इन आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अदर स्मॉल रिवर जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। तो ऐसी कौन सी छोटी नदियां हैं जो गोदावरी को ज्वाइन करती है जब गोदावरी अपनी जर्नी को कर रही होती है। तो देखिए, गोदावरी में जो छोटी नदियां मिलती है उनमें है द रिवर इंद्रावती, सबरी एंड मंजीरा जॉइन द गोदावरी इन इट्स जर्नी। फिर आगे चैप्टर में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, सिंस एंशिएंट टाइम पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम नियर रिवर, कैन यू गेस वाई। तो एंशिएंट टाइम का मतलब होता है पुराने समय में। तो पुराने समय से लोग अपने घर को हमेशा नदियों के पास ही बनवाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्या आप गेस कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, बिकॉज रिवर गिव वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, फिशिंग एंड डेली यूसेज। क्योंकि नदियों से उनको पीने के लिए पानी मिलता था, खेती करने के लिए पानी मिलता था, फिशिंग यानी मछली पालन करने के लिए पानी मिलता था, और भी उनके जितने भी डेली यूसेज जैसे कपड़े धोने, जितने भी उनके काम रहते थे उन सब में पानी का इस्तेमाल करने के लिए वो नदियों के पास ही रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वे इन विच पीपल आर डिपेंड ऑन द रिवर गोदावरी। तो ऐसे 3 तरीके बताइए जिस पे लोग पूरी तरीके से गोदावरी नदी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो फर्स्ट है फार्मिंग, खेती के लिए पूरी तरीके से गोदावरी नदी पर निर्भर रहते हैं जिनसे उनको खेती के लिए प्रॉपर तरीके से पानी मिल सके और उनकी खेती बहुत अच्छी तरीके से हो। तो फार्मिंग, इरिगेशन। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर, तो सबसे बड़ा पानी पीने के लिए जो सोर्स है उनका ये गोदावरी नदी ही है। तीसरा है फिशिंग एंड द ट्रांसपोर्ट, मछली पालन और ट्रांसपोर्ट, मतलब अपने सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये गोदावरी नदी पे पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। अगला
क्वेश्चन है, इन विच ऑक्यूपेशन आर पीपल इंगेज नियर द रिवर गोदावरी। तो वो कौन से ऑक्यूपेशन का मतलब होता है ऐसे कौन से काम करने वाले लोग पूरी तरीके से गोदावरी नदी में इंगेज रहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है फार्मिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड ट्रेडिंग। तो फार्मिंग यानी कृषि करने के लिए, मछली पालन के लिए, बोटिंग नदियों में बोटिंग करने के लिए, और ट्रेडिंग यानी व्यापार करने के लिए। अगला है विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। आप लोगों ने कौन सी क्रॉप्स देखी है, कौन सी फसलें देखी है गोदावरी नदी के पास में। तो राइस, शुगर केन, कॉटन, मेज, ये सभी वो क्रॉप्स है जो गोदावरी नदी के पास में ग्रो होती है। अगला प्रश्न है विच क्रॉप ग्रो इन योर रीजन। आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती है। वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम फ्रॉम। और वहाँ पर पानी का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से होकर पानी आता है फार्मिंग के लिए। सो आंसर, तो जिस भी रीज़न के आप है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे वीट, राइस, वेजिटेबल्स, ये सभी ग्रो होती है और वाटर्स कम फ्रॉम रिवर, वेल एंड कैनल्स। तो पानी का सोर्स होगा नदियों से, कुओं से और नहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज आफ्टर ए डैम इज बिल्ट, हाउ कैन दे बी सोल्व। तो बताइए डैम बनने के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हाउ कैन दे बी सोल्व, और वो कैसे सोल्व हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। पीपल लूज होम्स, लोग अपना घर खो देते हैं। विलेजेस ड्रॉन, ट्रीज आर कट, तो जो गांव है वो डूब जाते हैं, ट्रीज कट जाते हैं, है ना, डैम बनाने के लिए। तो जितने भी पेड़ हैं उनको भारी मात्रा में काटा जाता है। और इसका सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, गिव न्यू होम, लोगों को नए घर दे सकते हैं। प्लांट ट्रीज, नए पेड़ उगाना। प्लान डैम्स केयरफुली, और जो डैम है उनको इस तरीके से प्लान करना कि कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द प्लास्टिक रेपर्स एंड बैग्स दैट वी लिटर एंड अप। तो आखिर में जो प्लास्टिक बैग और जितना भी प्लास्टिक से बना कचरा है वो कहाँ पहुँच जाता है। सो आंसर है इन ड्रेन्स, पहले तो वो नालियों में, देन रिवर, फिर वो बहकर रिवर में जाता है, सोइल के अंदर, मिट्टी में, और फाइनली इन द सी, और वो फाइनली समुद्र में जाकर मिल जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ सोप, शैम्पू और फ्लोर क्लीनर आर यूज इन योर होम, वेयर डज द डर्टी वाटर गो। तो आपसे पूछा है कि आपके घरों में किस तरीके के शैम्पू, सोप्स यानी साबुन और फ्लोर क्लीनर यूज होते हैं। तो हमारे घरों में जनरली केमिकल से बने शैम्पू, सोप और क्लीनर यूज होते हैं। तो हम लिखेंगे सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट आर मेड ऑफ केमिकल, the dirty water goes into drain and rivers। तो जो गंदा पानी होता है वो पहले नालों में और फिर जाकर नदियों में मिल जाता है। तो आगे बुक में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एक्टिविटी 3 के बाद में, दिस एक्सपीरियंस शो अस दैट समथिंग डिजोल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट, कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग दैट। तो क्या आप ऐसी कोई चीज़ की लिस्ट बना सकते हैं कुछ चीज़ों की। तो यहाँ पर हमने कुछ डिज़ोल्व इन वाटर की लिस्ट बनाई है और एक लिस्ट है डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। सो पहले डिज़ोल्व होने वाली चीज़ें सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ये सभी पानी में जाकर घुल जाते हैं। नेक्स्ट सैंड, ऑयल एंड प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं और पानी को गंदा करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैन यू लिस्ट 3 थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू। तो क्या आप ऐसी किसी 3 चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं तो जो आपके आसपास की जो भी वाटर बॉडीज़ है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको बचाव कर सके। सो
आंसर लिखेंगे तो हम ऐसे 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला है डू नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर, तो कोई भी कचरा है वो पानी में नहीं फेंकना है। सेव वाटर, डू नॉट वेस्ट इट। दूसरा है पानी को जितना हो सके उसको सेव करना, व्यर्थ में बिल्कुल पानी को नहीं बहाना। तीसरा है प्लांट ट्री नियर रिवर एंड पॉन्ड्स, तो जो भी आपके आसपास रिवर पॉन्ड्स है वहाँ पर नए पेड़ उगाना। तो इस तरीके से हम नदियों को सुरक्षित कर सकते हैं अपने आसपास की। अगला है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एन इंटायर डे। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमसे पूछा है क्या होगा अगर पूरे दिन आपके घर में पानी नहीं आए। सो हम आंसर लिखेंगे आई वुड बोरो वाटर फ्रॉम नेबर, तो हम हमारे पड़ोस से पानी को बोरो करेंगे। और नियर बाय वेल टेप यूज़ वाटर केयरफुली, या फिर हम हमारे आसपास कुओं से नलों से पानी लेके आएंगे और उस पानी का दिन भर में बहुत सावधानी से प्रयोग करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इफ़ देयर वाज नो वाटर फॉर ए वीक, क्या हो अगर एक सप्ताह तक आपके घर में पानी ही ना आए। हाउ वुड यू बाथ, तो आप कैसे नहाएंगे। ड्रिंक, क्या पिएंगे। कुक और क्लीन, तो आप कैसे खाना बनाएंगे और घरों को साफ करेंगे। वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर, तो आप पानी को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे। सो आंसर इज विथआउट वाटर वी कैन नॉट लिव, बिना पानी के हम नहीं रह सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। आई वुड गो टू वेल, मैं कुओं पे जाऊँगा। हेड पम्प, या फिर कहीं हेड पम्प से पानी को ढूंढूंगा। और नियर बाय रिवर टू गेट वाटर, या फिर पास में जो भी नदी होगी वहाँ जाऊँगे पानी के लिए। एंड यूज़ इट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और इस पानी का उपयोग मैं सिर्फ पीने के लिए और खाने के लिए यूज़ करूँगी। सो अब आते हैं पेज नंबर 37 पर। तो इस चैप्टर के लास्ट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, लेट अस रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमको गिवन है। तो अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट विच रिवर फ्लो थ्रू योर स्टेट, तो पता कीजिए और ये बताइए कि आपके स्टेट में कौन सी नदी बहती है। व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और फिर वो किस काम के लिए किस काम में यूज़ की जाती है। सेकंड है इसका आर देयर एनी डैम्स ऑन देम, तो क्या इसके ऊपर कोई डैम भी बना हुआ है। तो इसका आंसर बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में जो नदी बहती है उसके बारे में आप लिखेंगे, और उस नदी का प्रयोग किन किन कामों में किया जाता है वो आप लिखेंगे। और आपको ये भी बताना है कि उसके ऊपर कोई डैम भी बना हुआ है तो उस डैम का नाम भी बताना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझते, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप लिखेंगे गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो, तो इन महाराष्ट्र में गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है। दे आर यूज्ड फॉर फार्मिंग, ड्रिंकिंग, फिशिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और इनका प्रयोग होता है फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, फिशिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, अगर उसके ऊपर कोई डैम बना हुआ है तो वो आपको लिखना है। तो जैसे इन नदियों के ऊपर डैम है, यस देयर आर डैम लाइक जयकवाड़ी डैम, तो इसके ऊपर जयकवाड़ी डैम बना हुआ है। तो ऐसे ही आप अपने स्टेट वाइज रिवर का नेम और वो किस यूज़ के लिए किस यूज़ में आती है वो, और तीसरा डैम के बारे में आप लिखेंगे। तो ये सारे ही बच्चों के जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग, अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू शेयर एनी स्टोरी और फेस्टिवल रिलेटेड टू रिवर, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या फिर अपने माता पिता से आप कोई स्टोरी सुनिए जो रिवर पर मतलब एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो जो भी आपके क्षेत्र में नदी है उसके बारे में आप पूछेंगे एंड प्रेजेंट इन द क्लास, और अपनी क्लास में आपको बताना है। तो आप जिस भी रीजन से आते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं, तो उससे रिलेटेड आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से पूछेंगे। तो जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं या तेलंगाना से हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं पुष्कर्म फेस्टिवल और रिवर। तो वहाँ पर
पुष्कर फेस्टिवल ऑन रिवर सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज अ होली बाथ एंड फेयर। तो यहाँ पर पवित्र स्नान होता है और एक मेला भी लगता है। ऐसे ही राजस्थान में अजमेर, तो पुष्कर नदी आपने सुनी होगी। यहाँ पर लोग होली बात के लिए आते हैं नहाने के लिए। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इसी तरीके से आप भी आंसर करेंगे जिस भी रीजन से आप होंगे। तो ये आंसर आप अपने हिसाब से लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली। आपके घर में जो भी बड़ा है उससे आपको पूछना है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर व्हेन यू वर ए चाइल्ड। तो आप उनसे पूछेंगे जब आप बच्चे थे तब आपके समय रिवर की क्या कंडीशन थी। व्हाट हैज़ चेंज सिंस देन, और तब से लेके अब तक क्या चेंज हुआ है। सो यहाँ आंसर लिखेंगे रिवर वर क्लीन एंड फुल ऑफ वाटर। तो देखिए, आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स से पूछेंगे जब वो छोटे थे तब नदियाँ बहुत ही साफ और बहुत ही पूरी तरीके से फुल भरी हुई रहती थी। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे रिवर वर क्लीन एंड फुल ऑफ वाटर। नदियाँ बहुत साफ होती थी और पूरी फुल होकर बहती रहती थी, मतलब पूरी भरी हुई रहती थी। नेक्स्ट, तब के और अब की कंडीशन में क्या मतलब क्या चेंज हुई कंडीशन अब नदियों की। तो नाउ रिवर एंड मोर डर्टी एंड लेस वाटर इज देयर। तो अब जो नदियाँ है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, दूषित हो चुकी है और उसमें पानी भी बहुत कम रह गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक पीपल बिल्ट हाउस एंड सिटीज नियर द रिवर इन द पास्ट। पहले के समय में ऐसा क्यों होता था कि लोग अपने घरों को, अपने मकान को नदियों के पास में बनाना पसंद करते थे। आर रिवर स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे इन द सेम वे। तो क्या आज भी नदियाँ उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे पहले महत्व रखती थी। सो आंसर पीपल बिल्ट नियर रिवर बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ फार्मिंग, ड्रिंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो पहले लोग इसलिए अपने घरों को नदियों के पास बनाते थे क्योंकि उनको खेती के लिए, पीने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फिशिंग के लिए हर चीज़ में उन नदियों से बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट उन नदियों से ही होती थी, उनकी कंप्लीट होती थी। और सेकंड क्वेश्चन है कि अभी भी क्या नदियाँ उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है यस, रिवर आर स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर अस टुडे। आज भी नदियाँ हमारे लिए उतनी ही महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है इफ यू कुड क्रिएट ऑन If you could create one new rule to protect river in your city or village, what would it be? तो अगर आप कोई एक नया रूल बनाए अपनी नदियों को, आपकी सिटी में जो भी नदी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो क्या रूल आप बनाएंगे। तो रूल नोबडी शुड थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन रिवर। तो हम एक रूल बनाएंगे कि कोई भी प्लास्टिक कचरे को नदियों में नहीं फेंकेगा, उसको बिल्कुल भी दूषित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट द टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर। उस समय को याद कीजिए जब आप पानी को बहुत ज़्यादा व्यर्थ बहाया करते थे। व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली। तो अब आपने क्या किया है, मतलब क्या अलग किया है पानी को बचाने के लिए। तो आई लेफ्ट द टेप ओपन। मैं पहले अक्सर नल को खुला छोड़ दिया करता था। आई शुड हैव क्लोज्ड इट एंड यूज लेस वाटर। अब मैं उसको अच्छे तरीके से बंद करता हूँ और कम से कम पानी का उपयोग करता हूँ जिससे पानी बिल्कुल भी व्यर्थ ना बहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा है कैन यू डिज़ाइन ए सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल। तो क्या आप हर रोज के उपयोग में कोई एक वाटर फिल्टर बना सकते हैं जो आपके हर रोज के दैनिक जीवन में काम आता है। व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड वाई। तो आप वो जो वाटर फिल्टर बनाएंगे उसमें आप क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और क्यों करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस आई विल यूज़ ए प्लास्टिक बोतल। मैं एक प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करूँगा, सैंड का इस्तेमाल करूँगा, स्टोन का इस्तेमाल करूँगा और एक क्लॉथ का इस्तेमाल करूँगा। दिस थिंग क्लीन द वाटर। और ये चीज़ें पानी को क्लीन बनाती है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर ए प्लानिंग ए न्यू सिटी नियर ए रिवर। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक नई सिटी के प्लान कर रहे हैं एक नदी के पास में। तो व्हाट स्टेप वुड यू टेक। तो आप क्या क्या स्टेप लेंगे। पहला, कीप द रिवर क्लीन। नदियों को साफ रखने के लिए पहला क्या स्टेप उठाएंगे। फिर प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो जब भी कभी भारी बारिश होती है और बाढ़ जैसी स्थिति होती है तब आप क्या स्टेप लेंगे
इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन। और ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हर एक के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, इवन ड्यूरिंग समर, मतलब स्पेशली गर्मी के मौसम में जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो पहला है कीप द रिवर क्लीन, मतलब रिवर को क्लीन करने के लिए हम मेक डस्टबिन, सबसे पहले तो हम डस्टबिन बनाएंगे, एंड पनिश पीपल हु थ्रो वेस्ट, और ऐसे लोगों को पनिश करेंगे जो गंदगी नदियों में फेंकते हैं। ओके, तो सबसे पहले नदियों को साफ करने के लिए एक स्टेप हम ये उठाएंगे कि हम डस्टबिन बनाएंगे और सारे कचरे को मतलब बहुत अ, अच्छे से डस्टबिन में फेंकने के लिए लोगों को समझाएंगे, ताकि हमारी नदियाँ बिल्कुल भी गंदी ना हो। दूसरा स्टेप हम उठाएंगे बाढ़ से बचने के लिए, हम ट्रीज को प्लांट करेंगे, मतलब बहुत सारे पेड़ उगाएंगे। जब पेड़ बहुत सारे होते हैं तो बाढ़ आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। एंड बिल्ड प्रॉपर ड्रेन, और पानी को ड्रेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, मतलब अच्छे से ड्रेनेज बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है सेव वाटर एंड स्टोर वाटर इन टैंक, लोगों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए हम पानी को बचाने का काम करेंगे, और ऐसे बड़े बड़े टैंक बनाएंगे जिससे कि पानी स्टोर हो सके। और जब भी जैसे गर्मी का समय है और जब पानी की कमी हो जाती है तो उस टैंक से पानी की सप्लाई हो सके। ये थे आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इसके जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से मेरी और आने वाली वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू सो मच।